High Commissioner, Honorable Professor Anil Suklal from South Africa. Please somebody escort him up, Vivek. Sir, please join us on stage. He is our guest of honor for this entire festival. गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन है और आज फेस्टिवल का उद्घाटन गाजीपुर में होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा इस लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन आज गाजीपुर में किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, कल वाराणसी में इस लिटरेचर फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत की गई। होटल द क्लार्क में इसका आगाज हुआ। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय। मंच पर आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी देख रहे हैं, मनोज सिन्हा, जो खुद गाजीपुर से आते हैं। डॉक्टर रचना राय को भी आप इस समय मंच पर देख रहे हैं। साध्यांत कौशल भी इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी इस कार्यक्रम में योगदान दिया जाएगा। देखिए, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, पत्रकार के लिए, कलाकारों के लिए। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में छात्र भी शिरकत कर रहे हैं। कल वाराणसी में कार्यक्रम के आगाज के मौके पर बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग मौजूद रहे। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति। श्री श्री तुझसे जगमग होती, श्री श्री तुझसे जगमग होती, श्री श्री तुझसे जगमग होती। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जीवन का मत आलोकित कर, जीवन का मत आलोकित कर। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, दीपक ज्योति, दीपक ज्योति। आशीर्वाद दो। तुम जब जितने बड़े थे उतने ही बड़े सब हमसे जब भैया, हाँ, तुम्हारे जितने ही बड़े थे। देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के सहयोग से फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर आप तमाम गणमान्य लोगों को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय भी इस कार्यक्रम के आप तहत मंच पर देख सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत डायलॉग्स के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है गाजीपुर की जमीन पर। और आपने इस वक्त बेहतरीन प्रस्तुति साध्यांत कौशल की आवाज में सुनी। ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि भारत में दक्षिण अफ्रीका के माननीय उच्चायुक्त श्री प्रोफेसर अनिल सुकलाल जी, हमारे मुख्य संरक्षक
हमारे इस फेस्टिवल के पेट्रन श्री उपेंद्र राय जी, CMD भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क, और हमारे साथ मंच पर राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत भी हैं। बाकी आप सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, आप सभी का गाजीपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मेरे आपसे 2 अनुरोध हैं। कृपया आप आपस में अभी बातचीत ना करें और अपने फोन साइलेंट कर लें। इसके साथ ही 2 शोक संदेश मुझे आज पढ़ने हैं। श्री राजेश राय, हमारे मुख्य संरक्षक श्री उपेंद्र राय के बड़े भाई का 25 अक्टूबर को असम में निधन हुआ। उनकी उम्र मात्र 54 वर्ष थी। श्रीमती उमरावती पांडे, हमारे फेस्टिवल निदेशक विवेक सत्यमित्रम की दादी जी का 31 अक्टूबर को 92 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। हम उन सबके प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस गहन व्यक्तिगत शोक के समय भी दोनों परिवारों ने जिस आत्मबल और समर्पण से इस उत्सव को साकार किया, खासकर उपेंद्र राय जी और विवेक दोनों इस फेस्टिवल में बने रहे, वे गाजीपुर के प्रति उनके प्रेम और कर्मनिष्ठा का परिचायक है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि हम सभी खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब मैं गाजीपुर कहती हूं तो वो केवल नक्शे पर एक स्थान नहीं है, वो एक भावभूमि है। हम सब देश विदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ आज एकत्रित हुए हैं इस भूमि की गरिमा को जानने के लिए और अपने साथ वापस ले जाने के लिए। हमारे मुख्य संरक्षक श्री उपेंद्र राय जी का आभार, जिनकी प्रेरणा और आस्था से इस यात्रा को शक्ति मिली है। हम विशेष रूप से आभारी हैं हिज एक्सीलेंस प्रोफेसर अनिल सुकलाल जी के, दक्षिण अफ्रीका की उच्चायुक्त, जिनके दफ्तर ने, जिनकी पूरी हाई कमीशन ने इस पूरे इवेंट को बहुत सहयोग दिया है। हमारे साथ उपस्थित अन्य भारतीय अतिथियों श्रीमती सुकलाल, गुयाना हाई कमीशन से आए श्री केशव तिवारी, हिज रॉयल हाइनेस डॉक्टर जुलानी मकीवा, मैट सीडीओ लॉस एंजलिस। कुछ मेहमान आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं, वो थोड़ी देर में आएंगे। राजमोहन एवं रेमन भगवानदीन नीदरलैंड्स, कैमिला यूनिक पोलैंड और अन्य अतिथि जो ऑनलाइन भी जुड़ने वाले हैं, उन सभी का बेहद आभार। इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि शब्द ही प्रकाश है। शब्द मन और जीवन दोनों को रोशनी से भर देते हैं। गाजीपुर की इस धरती पर हम सब उस प्रकाश के साक्षी होने आए हैं। आइए इन कहानियों को सुने, अपनी कहानियां कहें और गाजीपुर की ये भूमि जो कवियों, क्रांतिकारियों और सपने देखने वालों को, हमारे जैसे अदम्य सपने देखने वालों की भूमि है, फिर एक बार विचार, संवेदना और आशा का दीप बनाए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे फेस्टिवल पेट्रन श्री उपेंद्र राय जी को कि वो आपको संक्षिप्त में इस फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन करें और उसके बाद हम सब माननीय उपराज्यपाल जी का भाषण सुनेंगे। धन्यवाद। मंच पर बैठे परम आदरणीय हम सबके श्रद्धेय, और मैंने आपका परिचय अपने पुत्र से कराया कि जब आपने पहली बार 89 में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो मैं लगभग इसी वय, इसी आयु का था। तो तब से मेरा परिचय है। मैं चीफ पैट्रन होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका स्वागत करने का मौका मिल रहा है और आपने इसके लिए समय निकाला। इसके लिए दिल की गहराइयों से
भारत डायलॉग्स की टीम की तरफ से, भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत आभार। संगीता बदलन जी, आप साहित्यकार भी हैं, लिखती भी हैं। ये बहुत बाद में मुझे पता चला जब आपसे पहली बार मेरी फोन पे बातचीत हुई। आप यहाँ की जनप्रतिनिधि भी हैं और राज्यसभा में, उच्च सदन में आप गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और अनिल सुकलाल जी, जिनसे मेरा कल परिचय हुआ, आपकी सादगी, आपकी सरलता और जो मैंने इन्वॉल्वमेंट देखा अपने कल्चर के प्रति। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यहाँ के लोग गए, एक नई यात्रा तय की और एक नया संसार बनाया, और आपके रूट्स गाजीपुर से कहीं जुड़ती हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि आप हमारे बीच हैं। वेरी वार्म वेलकम फॉर यू मिस्टर सुकलाल, एंड यू बिलोंग्स टू दिस एरिया, दिस पूर्वांचल। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। मुझे पूजा ने कहा है कि मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में रखूं, तो जरूर साहित्य के बारे में बातचीत हो और भारत के नक्शे में गाजीपुर का नाम न लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गाजीपुर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, पौहारी बाबा से लेकर, कुबेरनाथ राय से लेकर, डॉक्टर विवेकी राय से लेकर, डॉक्टर पीएन सिंह से लेकर, कह सकते हैं कि इस देश में विचार की जो धारा पनपी, हर वक्त में, हर समय में, वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, गाजीपुर का एक बड़ा विशेष स्थान रहा। और जैसे साहित्य के बारे में बातचीत होती है, तो एक बात ये भी करनी चाहिए कि जैसे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बात करेंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है, जबकि इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी बात बिना पढ़े लिखे लोग कर गए। मैं उदाहरण कबीर का देना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, वो मूल रूप से क्रांतिकारी होता है, वो रिबेलियन होता है, वो समय से आगे चलता है, समय की धारा से आगे देखता है, वो बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत साफ दृष्टि से देखता है और मन से मन तक उतर जाता है। बीच में उसे कोई सेतु नहीं चाहिए होता है। जैसे हम फोटो एयर ड्रॉप से ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड ले लेते हैं, शायद साहित्यकार भी मनों पर वैसा ही शासन करता है। उसके शासन करने का तरीका बड़ा अनूठा होता है और नियम भी यही कहता है कि शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहे। शासन वो नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई अनुशासन न हो। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति जो अपनी नजर से समय की गति को, समय की रेखा को, उसके आगे के आने वाली घटनाओं को जो एंटिसिपेट करके समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करे, एक नया रास्ता बनाए और ये बताए कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। तो ये वो रास्ता है साहित्य के जगत का जिसमें सूक्ष्मता इतनी गहरी है, भावों की इतनी विशालता है, शब्दों की इतनी गहराई है, पीड़ा इतनी ज्यादा है और विषमताओं को समेटे हुए समता की बात करने वाला साहित्यकार अपने को किस तरह से मिटा देता है, लेकिन समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को आगे रखता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता। मैंने साहित्य को कुछ इन्हीं अर्थों में, कुछ इन्हीं तरीकों से देखा है और समझा है। और जैसे गाजीपुर में चूंकि हम लोगों ने तय किया, हालांकि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने केंद्र में मंत्री रहते हुए गाजीपुर को बहुत कुछ दिया और बहुत प्रयास किया, और कई बार मैंने ये महसूस भी किया कि कोई केंद्र में मंत्री हो जाए या बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक वहां के लोगों का अंदर से, आत्मा से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि तमाम पदों पर बैठा आदमी भी अपने को लाचार महसूस करता है। इन अर्थों में मैंने कई बार महसूस किया है कि गाजीपुर के लोगों की आत्मा जितनी आत्मावान थी, या कह सकते हैं कि गाजीपुर की आत्मा इतनी बड़ी थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को भेजा कि अगर तुम्हें ध्यान, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई पानी है
तो तुम्हें गाजीपुर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करना हम थोड़ा बंद कर चुके हैं। हमें थोड़े से प्रयास की जरूरत है कि हम उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करें। यही नहीं, मैं देखता हूं कि राजा गांधी की नगरी इतिहास में गाजीपुर को कहा जाता है या हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, गंगोत्री से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की यात्रा लगभग मैंने की है अपने 29 साल के पत्रकारिता कैरियर में। मैं देखता हूं कि गंगा का पाट, जितना चौड़ा गंगा का पाट गाजीपुर जिले में है, शायद उतना बड़ा पाट बहुत कम जगहों पर है। लेकिन गंगा यहां से दिशा बदलती है और गंगा के पानी का जो गुण और धर्म है वो दुनिया की सारी नदियों के पानी के गुण और धर्म से बेहद अलग है। इस पर बड़ा शोध हुआ और गाजीपुर में जब गंगा अपना इतना प्रतिसाद देती हैं तो इसका भी कुछ कारण रहा होगा, इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ रहा होगा। इस पर बड़ा रिसर्च हुआ और रिसर्च ये कहता है कि पानी इकलौता ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो 70% हमारे तो शरीर में ही विद्यमान है। और पानी इकलौती ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन, बड़ा सा बर्तन इकट्ठा करें, उसमें पानी भर दें और हम लोग तेजी से आवाज लगा दें, कुछ भी, पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोज करके बताया कि जिस पानी को अलग अलग पानी के सैंपल लैब में इकट्ठा किए गए, जिस पानी को मंत्रोच्चार से चार्ज किया गया उस पानी का गुणधर्म बदल गया और जिस पानी पर गालियां दी गई उस पानी का गुणधर्म बदल गया। तो हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदला है कुछ सालों में। और पानी का अगर गुणधर्म बदल सकता है कुछ शब्दों से, तो समझिए कि साहित्य और लोक व्यवहार से हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदलता है, उसको समझने और जानने की जरूरत है। एक सही कथा सुनाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी कल मेरे साथ गाजीपुर आए मेरे भाई के त्रयोदशी संस्कार में भाग लेने के लिए। एक राजनीतिक कथा सुनाई उन्होंने। मौजू है, थोड़ा हंस लेना भी चाहिए। दुख हमने बहुत मना लिया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकारिता में हम लोग सोर्स कभी रिवील नहीं करते, लेकिन कहानी बड़ी मजेदार है इसलिए आप लोगों को सुनाऊंगा कि बंबई में कोई, और ये जाति पात पर बहुत गहरा कुठाराघात है इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूं, क्योंकि ये भी एक तरह का साहित्य है। एक तरफ 90s के बाद ऐसा साहित्य आ गया कि लोगों ने ऐसा गाना लिखना चालू कर दिया कि बहुत ही फूहड़ किस्म के गाने थे, जिसमें सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे टाइप के भी गाने लिखे गए। फिर उसके बाद एक युग बदला और फिर अच्छे गाने लिखे जाने लगे। उस टाइम ये लगा कि शब्दों का बड़ा अकाल है। तो मैं उस कहानी पे आता हूं जो कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो उन्होंने बताया कि एक त्रिपाठी जी थे, उत्तर भारतीय थे, बंबई में बहुत मेहनत करके उन्होंने जगह बनाई। उनके जो बेटे हैं वो भी बंबई में अच्छे पत्रकार रहे, मैं उनको सौभाग्य से जानता भी हूं। तो उनके एक शिष्य थे, वो बड़ा संघर्ष करके उनके साथ चलते थे। तो जब भी उनका पैर छूते थे तो उनका पैर छूते वक्त पैर दबाते थे हाथ से। तो त्रिपाठी जी कहते थे कि यार पैर मत दबाया करो, अच्छा नहीं लगता है, पैर छू लिया बहुत है। तो बोले कि नहीं गुरुजी, अब आपकी शरण में ही हूं, जो अब आप जैसा कहें वैसा ही करना है मुझे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से बंबई भाजपा में उनको कुछ छोटा सा पद मिल गया। तो उन्होंने फिर पैर दबा के पैर छूना बंद कर दिया, सिर्फ पैर छूना चालू कर दिया। फिर उनको गुरुजी ने जब काउंसलर का चुनाव लड़वा के काउंसलर बनवा दिया, तब उन्होंने घुटने तक पैर छूना चालू किया। पैर छूना कम करके घुटने तक, पैरी पोना स्टाइल में। फिर उसके बाद जो है वो समय आया और वो डिप्टी मेयर हो गए। जब डिप्टी मेयर हो गए तो उन्होंने प्रणाम करना गुरुजी को चालू कर दिया, गुरुजी नमस्कार। फिर उसके बाद जब वो मेयर बन गए बंबई के, समय ये भी आया, तो उनके गुरुजी ने बताया प्रेम भाई को कि प्रेम जी दुख तब लगा जब वो हाथ मिला के बोले गुरुजी नमस्कार, गाड़ी में बैठते वक्त। तो बोले कि एक ही आदमी कैसे समय के थपेड़ों से बदलता गया और कैसे पैर दबा के छूने से लेके नमस्कार तक आ गया। ये तो पॉलिटिकल सटायर है लेकिन ये रियल घटना है। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। यानी कि आदमी कैसे बदलता है, कैसे आदमी का पद कद बदलता है, तो आदमी बदलता जाता है और फिर जो है पूरी तरह से बदल जाता है, फिर पहचानना भी बंद कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य, संस्कृति, कला, भाव,
हमें हमेशा बदलने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उन भावों को जिंदा करते हैं जो हमसे लड़ते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं बदलना मत। तो मुझे लगता है कि गाजीपुर से अगर विवेकानंद आध्यात्म का परिचय लेके गए और पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया, उस गाजीपुर को दोबारा से जगने और इस दिशा में कुछ काम करने की बेहद जरूरत है। और इसी का यह प्रयास था कि हम गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत करें ताकि अपने जड़ों की तरफ लौटें। और जब ऐसे गार्जियन हो तो हमारा हौसला और बढ़ता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि माननीय उपराज्यपाल साहब समय निकाल पाएंगे, लेकिन आपने समय निकाला, हम सबका गौरव बढ़ाया, हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है, इसको हम याद रखेंगे। भारत डायलॉग्स की टीम, भारत एक्सप्रेस की टीम ने लग के बहुत मेहनत से काम किया है और अगले दिन भी आप सब आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। लंका मैदान में प्रदर्शनी है, वहां भी आप जाइए, देखिए कि कैसे हमने जो है ढेका को, ओखल को, मूसल को, तमाम ऐसी चीजों को जो हम बचपन में आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, हमारा बच्चा तो अब नहीं जानता इन सब चीजों को, लेकिन मैं इसको गांव लेके आता हूं। सरस्वती वंदना इसने गाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं संस्कार सींचने की, जिसकी बड़ी जरूरत है। अगर हम अपनी जड़ों को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, इज्जत देने की कला भूल गए जो हमारी धरोहर है, और हम भी हाथ लहरा के लगे लोगों से मिलने, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का, हमारे पूर्वजों के दिए संस्कार का, उनके दी गई विनम्रता का अपमान होगा। तो गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसी को रिस्टोर करने का एक प्रयास है और इसी प्रयास को हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खास शब्दों में आपने बताया है कि किस तरीके से हमें अपनी माटी से जुड़े रहना चाहिए और कैसे हम साहित्य से जुड़कर अपनी संस्कृति और जो हमें संस्कार घर से मिले हैं उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वो पोडियम पर आएं और अपने भाषण की शुरुआत करें। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संगीता बलवन जी, कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर रहे चीफ पैट्रन सीएमडी भारत एक्सप्रेस श्री उपेंद्र राय जी, विवेक सत्यमित्रा जी, केशव तिवारी जी, पूजा प्रेमवदा जी, संजीव गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं देश विदेश से आए सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े का ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं समझता हूं यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही हैं। ये संदेश निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया
उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे दुनिया के अनेक देशों में चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 1834 से 1917 के बीच गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा बिहार और दक्षिण भारत से लाखों लोग सिर्फ अपनी परंपरा की गठरी लेकर अनजान जगहों पर पहुंचे थे। रामायण, गीता, कबीर, तुलसी और भजन यही उनकी मूल ताकत थी और उनकी रक्षा कवच भी यही था। उन संस्कारों ने कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उन देशों में पूरे समुदाय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि अपनी जड़ों से जुड़कर आप सभी अपने पूर्वजों के संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज गाजीपुर की धरती पर पधारे। मित्रों, अभी एक सप्ताह पहले मैं गाजीपुर के सुपुत्र डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गत वर्ष नवंबर में मुझे इसी माटी के सपूत श्री विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष ही मई में श्री कुबेरनाथ राय जी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। मुझे लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। चाहे वो राही मासूम रजा हो, विवेकी राय जी हों, कुबेरनाथ राय जी हों, और भी नाम लिए जा सकते हैं। सभी अपने आप में साहित्य के तीर्थ हैं। गाजीपुर को लौरी काशी भी कहा जाता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाजीपुर साहित्य का ऊर्जा क्षेत्र है पूरे देश में। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर पूरा संसार है। अनेक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जन्मों जन्मों की तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए तपश्चर्या की ठोस भूमि गाजीपुर है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मनातीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए। साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, ताल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संगम के किनारे श्वास श्वास का गीत ही मेरे लिए गाजीपुर है। मैं मानता हूं कि गाजीपुर भारतवर्ष का एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें समय समय पर चेतना के अनेक फूल खिलते रहे हैं और एक से बढ़कर एक विभूतियों की खुशबू ने समाज में, प्राणों में वसंत ऋतु को उतारने का काम यहाँ किया है। मेरे लिए उस चेतना की सुवास ही गाजीपुर है। गाजीपुर में संस्कारित करने की क्षमता है। यहाँ की वाणी गंगा है और गंगा माता इसके प्राणों की शुद्धि भी है। मित्रों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हर एक इंसान की यात्रा वर्तुलाकार होती है। वह एक परिधि पर चलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह उसके केंद्र पर पहुंच जाता है उस दिन सही मायने में जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। गाजीपुर में आकर बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है और द्वैत खो जाता है। वह अस्तित्व के साथ एक रंग हो जाता है और उसकी झलक विवेकी राय जी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सोना माटी में विवेकी राय जी ने अपने पात्र की चर्चा करते हुए
लिखा भी कि वो अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं तथा अपनी कविताएं पेड़ों को, फूलों को, चिड़ियों को एवं आसमान के तारों को सुनाया करते हैं। मेरे लिए गाजीपुर इस अद्वैत भाव का प्रवेश द्वार है। यह आंतरिक रिक्तता को भरने का माध्यम है तथा तर्क से परे स्वयं की पूर्णाभिव्यक्ति का माध्यम भी है। आज उसी गाजीपुर से समाज को जागृत करने के लिए लेखक और चिंतक अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इससे सामाजिक प्रगति और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं मानता हूं कि साहित्यकारों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समानता, न्याय और भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक प्रगति और एकता को मजबूत बनाएं। और मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में निश्चित रूप से जो अमृत निकलेगा उससे इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के मेल से सामाजिक दायित्व, सामुदायिक भावना और सकारात्मक सोच को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मित्रों, कुबेरनाथ राय जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि साहित्य और वांग्मय से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह मानसिक समृद्धि है, मानसिक स्वास्थ्य है और मानसिक संस्कृति भी है। वह मानते थे कि साहित्य हमारे मन की निरंतर चिकित्सा करता रहता है और उसमें निरंतर प्राण बीज उगते रहते हैं। मैं मानता हूं कि साहित्य के बिना समाज जिंदा तो रह सकता है, लेकिन समाज के प्राणों में प्रफुल्लता नहीं रह सकती। साहित्य के बिना समाज चल तो सकता है, दौड़ भी सकता है, लेकिन उसका दम फूल जाता है, क्योंकि साहित्य के बिना समाज शक्तिहीन हो जाता है। साहित्य से समाज को ताकत मिलती है और वह नए विचारों, नए चिंतन, नए सृजन, नए कल्पना की ताकत होती है। वास्ता, नवीनता और भावनाओं की गहराई की असली ताकत है। साहित्य का प्रयास होता है कि समाज ठहरा हुआ पोखरा न हो, बल्कि समाज एक गतिशील नदी की तरह हो। साहित्य एक समन्वय है। वह प्रयागराज की तरह है जहां अलग अलग विचारों की नदियां आकर एक साथ मिलती हैं और हमारे अस्तित्व, हमारी आस्था, हमारी यात्रा को वास्तव में अर्थ प्रदान करती है। तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणों लौ नीना रे, साधन के रसधार में रहे निर्दिन पीना रे, राग में सूरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। भक्ति का मार्ग सूक्ष्म यानी झीना है। वह चाहना और न चाहना ये बेकार है। केवल ईश्वर के चरणों से लौ जड़ लगाई जाती है और भक्त अपनी साधना की रफ्तार में हर वक्त डूबा रहता है तथा उसके राग में ऐसा रचा बसा रहता है जैसे मछली पानी में बसती है। इसी तरह साहित्यकार और विचारक भी चिंतन की नदियों में सदैव रचे बसे रहते हैं। भक्ति की तरह साहित्य साधना का भी मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और जिससे साहित्यकार को सत्य को उजागर कर पाते हैं और समाज की समझ को बढ़ावा देते हैं। इतिहास गवाह है, समाज के सामने समय समय पर अनेक चुनौतियां और जटिलताएं भी हैं जिनका सामना करने के लिए साहित्यकार और विचारक नए दृष्टिकोण पैदा करते रहे हैं तथा नए मानदंड भी तैयार करते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऋग्वेद में कहा भी कि हृदय पश्यन्ति मनसा विपस्थिता, अर्थात ज्ञानी जन, मन और हृदय से, इन तीनों से देखते हैं। मैं मानता हूं इसके पीछे शायद सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया होगा कि विचारक एवं लेखक की संस्कृति, ये विचारक और लेखक संस्कृति को आकार दें तथा समाज में आपसी संवाद की प्रेरणा लोगों को प्रदान करें। लेखक मन और हृदय की आंखों से देख कर ही सत्य जैसा है उसे ज्यों का त्यों और उसी तरह समाज के सामने वो रखता है। मैं समझता हूं कि समावेशी विकास के दृष्टिकोण से भी उनका प्रयास होता है कि सत्य, संस्कृति और संवाद
ये तीनों मिलकर प्रगति को नई गति प्रदान कर सकें। साहित्य की अलग अलग विधाओं, कहानी, कविता, शायरी, निबंध, इन सभी का उद्देश्य एक ऐसा असीम कैनवस तैयार करता है जिसमें राष्ट्र के अनुभव को समेटा जा सकता है और समाज की सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित करते हुए उसका प्रसार भी किया जा सकता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा भी कि कवि आपन पार गाने जतो कथा कहे, नाना जने लहे तार नाना अर्थ तानी, तोमा पाने धाय तार शेष अर्थ खानी। अर्थात कवि अपने गीतों में जितनी बातें कहता है, नाना जन और उसके नाना अर्थ ग्रहण करते हैं, किंतु उसका अंतिम अर्थ तो तुम्हारी ओर धावित होता है। सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित रखते हुए साहित्यकारों, विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उसमें साझा समझ कैसे शामिल हो ताकि हमारी परंपरा और चिंतनशील बन सके। संत तुलसीदास ने भी लिखा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर उनकर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसीदास जी ने समानता के आदर्श को स्थापित करते हुए ये बात कही थी कि श्री राम के राज्याभिषेक पर तीनों लोग प्रसन्न थे और सभी दुख समाप्त हो गए थे, मिट गए थे। कोई भी किसी से वैर नहीं करता था क्योंकि राम के प्रताप से सभी की विषमता और भेदभाव ये पूरी तरह समाप्त हो गए थे। उन्होंने नैतिक उत्थान पर बहुत बल दिया था ताकि समाज अपनी एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान विकसित कर सके। इसलिए मैं मानता हूं कि एक साहित्यकार, लेखक, कवि, चिंतक जब अपने शब्दों को आकार देता है तो दरअसल वह एकता, सामाजिक न्याय और प्रगति से जुड़े हुए चिंतन को ही आकार दे रहा होता है और अपने सृजन के माध्यम से वह राष्ट्र निर्माण में योगदान भी करता है। विवेकी राय जी ने 1956 में किसानों का देश एक पुस्तक लिखी थी। ग्रामीण जीवन पर इससे बेहतर पुस्तक दूसरी खोजनी बड़ी मुश्किल है। तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा भी कि पतन चाहे जितना हुआ हो, परंतु गांव के जवानों में अभी भी असंभव को संभव कर देने की पूरी शक्ति मौजूद है। विवेकी राय जी ने गांव की सिधाई और सुमत की बहुत चर्चा की और अपनी सच्चरित्र, मेहनतकश और मूल्यों को अपनी लेखनी से उभारने का काम भी किया है। उन्होंने सुमति को बढ़ावा देने की बात कही क्योंकि सुमति ही सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं समझता हूं इसमें भी साहित्यकार का योगदान सबसे ऊपर होता है। सुमत, सद्बुद्धि, सम्मति इस सबके लिए आवश्यक है कि समाज में साहित्य की परंपरा जीवंत रहे। उस जीवंतता की वजह से ही लेखक और चिंतक राष्ट्र के मूल्यों, उसके इतिहास और उसकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दे पाते हैं। मैं मानता हूं कि भारत में आज एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है जो लेखकों और चिंतकों को निश्चित रूप से प्रेरित कर रहा है। समाज में न सिर्फ उसके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं आप, बल्कि हमारे मस्तिष्क में गहरे घर कर गई गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त कराने में आप सब योगदान दें। ये विनम्र आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 2022 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण देशवासियों को दिए थे। पहला विकसित भारत, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तीसरा विरासत पर गर्व, चौथा एकता और एकजुटता और पांचवा नागरिकों के बीच कर्तव्य बोध। ये आह्वान भारत के अमृतकाल के लिए देश को एक नया संकल्प देने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र हम बना सकें। इन 5 संकल्पों की सिद्धि में मैं मानता हूं कि लेखकों और चिंतकों को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की आज आवश्यकता है। डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपनी एक रचना के माध्यम से एक बात कही थी और मैं उद्धृत करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की
किस्मत में हिस्ट्री, इतिहास है ही नहीं। मुझसे अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़वाई जा रही है और पता नहीं हिंदुस्तान की हिस्ट्री कब लिखी जाएगी। साथियों, मैं समझता हूं कि दशकों के बाद यह अवसर आज उपलब्ध हुआ है जब हिंदुस्तान अपना इतिहास खुद लिख रहा है और हिंदुस्तान के पास वो क्षमता है कि वो लिख सकता है। यही नहीं, कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक जो कुछ गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि द्रुत गति से उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि सही इतिहास राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास का सही लेखा जोखा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम सभी को सामूहिक स्मृति, साझा संस्कृति, साझी परंपरा, साझी विरासत और राष्ट्रीय पहचान का बोध कराता है और राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है। आज यहाँ गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो साहित्यकार, विद्वज्जन उपस्थित हैं, जो भारतवंशी उपस्थित हैं, वो इसे बेहतर समझ सकते हैं। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में अनेक लेखकों ने इतिहास के अलग अलग कालखंड, अलग अलग घटनाक्रम का सही विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसे मैं नई पीढ़ी पर, विशेष रूप से युवा साहित्यकारों पर या युवा वर्ग पर बहुत बड़े एहसान के रूप में देखता हूं। वह सिर्फ गौरवशाली भारत के अतीत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि युवा वर्ग अब ये समझ रहा है कि अतीत में हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थीं, कैसे एक समय में विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का नेतृत्व करने वाला भारत लंबे समय तक गुलाम रहा। यहाँ सभी प्रतिष्ठित लेखक, चिंतक और विद्वान बैठे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि तमाम ऐसी रचनाएं लिखी गईं जिन्होंने भारत के मनोबल को तोड़ने का काम किया। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है उसकी चर्चा शायद कम हुई, बल्कि लोग वही सवाल पूछते थे जो राही मासूम रजा ने पूछा था कि हिंदुस्तान अपना इतिहास कब लिखेगा। आज भारत एक समृद्ध इतिहास लिख रहा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 2 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति बन के उभरा है। वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय सबसे पावरफुल देशों में से आज भारत एक है। आज हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 111 हो गई है। माने विश्व के हर 10वें यूनिकॉर्न में एक यूनिकॉर्न भारत में है और जिसका टोटल वैल्यूएशन अगर मैं करूं तो $350 बिलियन है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। युवा उद्यमियों की भागीदारी से मध्यम वर्ग का दायरा भी बढ़ा है और वर्तमान में कुल जनसंख्या का 31% आज हमारा मध्यम वर्ग हो गया है। आज विश्व में टैलेंट्स या यूं कहें कि स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा सप्लायर आज भारतवर्ष है और अगले 10 वर्षों में दुनिया की टोटल वर्कफोर्स में भारत का हिस्सा मैं उम्मीद करता हूं कि 25% से ज्यादा होने वाला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। भारत में मोबाइल फोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस है। भारत में इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग दुगनी है। डिजिटल भुगतान में भारत आज दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया भर में सभी डिजिटल लेन देन का 46% ट्रांजैक्शन आज हमारे देश में हो रहा है। आज भारत 95% से आज भारत का 95% से अधिक हिस्सा 5G कवरेज से युक्त है। आज विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत निवेश कर रहा है। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता केंद्र भारत में स्थापित किए हैं। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो भारत की ताकत को भी प्रदर्शित करते हैं और हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं।
इसका सही स्वरूप समाज तक पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी लेखकों और चिंतकों पर है। मेरे विचार से आज या कल की चर्चा में जरूर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमें कुछ लक्ष्य भी तय करने होंगे और लक्ष्यों को तय करके उन लक्ष्यों पर कैसे हम आगे बढ़ें, इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। मेरे विचार से 10 ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिसे तय करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। ज्ञान और सटीक इतिहास का संरक्षण, समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार, सामाजिक परिवर्तन को और तेज गति से आगे बढ़ाना, अलग अलग विचारधाराओं, विविध दृष्टिकोणों के बीच एक सेतु का निर्माण करना, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो रही प्रगति को और प्रेरित करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत बनाना और साझा विरासत पर आमजन के बीच गर्व की भावना पैदा करना, व्यक्ति और समाज को नई खोज, नए विचार के द्वारा ताकतवर बनाना, भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी और जन भागीदारी पर आधारित सुशासन को प्रमोट करना। मैं समझता हूं ये 10 लक्ष्य दरअसल 10 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। विचारकों और लेखकों को योगदान से देश और विश्व अधिक जागरूक और अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक बार पुनः यहां उपस्थित सभी महानुभावों और विशेष रूप से उन भारतवंशियों का जो बाहर से आए हैं अभिनंदन करता हूं। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के विभिन्न सेशंस के लिए मैं अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं लगभग अधिकांश लोगों के नाम से परिचित हूं, बड़े साहित्यकार हैं। अब एक का नाम लूंगा तो कई का लेना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। इस कार्यक्रम के बाद हमारे छोटे भाई संजीव गुप्ता जी की पुस्तक का एक विमोचन भी। बनारस से यहाँ आते समय सरसरी तौर पर उनकी पुस्तक मैंने देखी, पूरी तरह से पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संजीव कुमार गुप्ता की भोजपुरी कहावतों की दुनिया मात्र कहावतों का संग्रह नहीं है, यह सांस्कृतिक संरक्षण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और समकालीन सामाजिक विवेचना का एक तीक्ष्ण उदाहरण है। यह दस्तावेज पुस्तक की विशिष्ट संरचना, लोक ज्ञान के विशाल भंडार और लेखक के उस गहरे व्यक्तिगत संकल्प को भी विश्लेषित करता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने भोजपुरी भाषा को पुनर्जीवित करने और दस्तावेजित करने का काम किया है। यह कृति लंबे समय लगभग 12 वर्षों की साधना का परिणाम है, जिसका उद्देश्य केवल अतीत को सुरक्षित रखना नहीं बल्कि उस कालजयी बुद्धि को वर्तमान की चुनौतियों से जोड़े रखना है। मैं संजीव गुप्ता को इस पुस्तक के लिए हृदय से बधाई और आशीर्वाद देता हूं। आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से राही मासूम रजा जी का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से वो भी चाहते थे कि भारत कब अपना इतिहास लिखेगा, तो भारत आज अपना इतिहास लिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं मंच पर मौजूद भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी, साथ ही मिस पूजा प्रेमवदा जी और विवेक सत्य मित्रम जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मनोज सिन्हा जी का सम्मान करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले एक पुस्तक विमोचन हम कर लेते हैं। तो देखिए, भोजपुरी कहावतों की दुनिया, इस किताब का नाम है। संजीव जी के द्वारा ये लिखी गई है, संजीव गुप्ता जी के द्वारा। और देखिए, आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, कुछ भोजपुरी में कहावतें हैं, मैं भी उन्हें बोल देती हूँ ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाएं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, हमारा तो करम फूटल बा,
जिसका अर्थ होता है कि हमारी किस्मत तो खराब ही है। साथ ही आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हुए नजर आते हैं, अरे हमार तो करेजा काढ़ के दे गए। मतलब कि दिल से, दिल खोल कर किसी की मदद करना इसका अर्थ होता है, और लोग इसका कई बार जिक्र करते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से भोजपुरी में बोलते हुए नजर आते हैं। तो इन शब्दों का जिक्र इसलिए मैंने किया है ताकि आप ये समझ जाएं कि ये जो किताब है भोजपुरी कहावतों की दुनिया, इसमें आपको कुछ ऐसी ही कहावतें मिलेंगी जिसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और भोजपुरी को संरक्षित करते हुए आप कहावतों का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शब्दों में उसे पिरोकर अपनी भाषा को और भी अच्छा बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगी भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी से, भारत डायलॉग की को फाउंडर पूजा प्रियंवदा जी और विवेक सत्यमित्रम जी से, अनिल सुकलाल जी से, हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका से भारत में, अनुरोध करूंगी कि वो मनोज सिन्हा जी को सम्मानित करें। जी सर। तो देखिए, मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर गाजीपुर से 3 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। भारत सरकार में संचार राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत मनोज सिन्हा जी ने बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर की थी और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2020 में उनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हम सभी जानते हैं किस तरीके से गाजीपुर की मिट्टी से निकलकर इस माटी के लाल ने एक नई पहचान अपनी बनाई है, गाजीपुर को एक नई पहचान दी है, भारत एक्सप्रेस की नींव रखी है और भारत एक्सप्रेस किस तरीके से आज हर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, चाहे वो डिजिटल की बात करें, ब्रॉडकास्ट की दुनिया में बात करें, हर जगह भारत एक्सप्रेस नए नए आयाम गढ़ता हुआ। और इसी के साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर हमारे तमाम अन्य अतिथि, और हम अनुरोध करेंगे श्री उपेंद्र राय जी से, साथ ही पूजा प्रियंवदा मैम से, विवेक सत्यमित्रम जी से कि वो राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत जी को भी सम्मानित करें। और इसी के साथ मैं हमारे तमाम अतिथियों से जो मंच पे मौजूद हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच से उतरकर अपना स्थान ग्रहण करें और इसके बाद हम कार्यक्रम की शोभा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय उपराज्यपाल जी से हमारा अनुरोध है कि वो अब एग्जीबिशन की ओपनिंग के लिए रामलीला मैदान की ओर बढ़ेंगे।